जिसे कहते हैं ना, तमाम पोलस्टर्स की बात करें, तमाम विश्लेषकों की बात करें, हर कोई ये कहता था कि भाई ये नंबर्स जो हैं, अगर इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे, डेटा को रिसर्च करेंगे, डेमोग्राफी को रिसर्च करेंगे, तो कहीं से भी 190 से ज्यादा बीजेपी चली जाए या 170 से ज्यादा चली जाए, 190 तो छोड़ ही दीजिए, किसी को अचीवेबल नहीं लग रहा था। तो ये नंबर आने के पीछे क्या फैक्टर्स रहे, क्या कारण रहे, हम इसी पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद आगे की राजनीति, व्हाट नेक्स्ट, 2027 के इन नतीजों का 2027 पर क्या असर पड़ेगा। अखिलेश जो है राहुल का साथ छोड़कर जिस तरह से सीधे सीधे आ गए कि हम तो ममता जी के साथ खड़े हैं, वो जीत रही थी, उन्हें लग रहा था, तो उनके साथ बैकिंग करने आ गए थे। लेकिन इसका असर अखिलेश की पीडीए प्लस मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स पर क्या कुछ पड़ने वाला है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। अजय जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो जीत की। 197, 200 से बस 3 दूर रह गए हैं। तो ये फिगर क्या इंटरनली जब आप लोगों से बातचीत होती होगी, जब पार्टी के शीर्ष नेताओं की इंटरनल सर्वेज आते थे, क्या आपने भी सोचा था कि ये टैली यहां तक जा सकती है? देखिए, देवेंद्र जी से भी बात हुई मेरी 2-3 दिन पहले। हम लोग बहुत श्योर थे कि 180 प्लस रहेंगे। उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि चुनाव जब अपने आप को समेटने लगता है, सुनामी जब लौटती है तो सब कुछ समेट के ले जाती है। तो अभी जो फिगर्स दिख रहा है वो ऐसी सुनामी के लौटने वाला फिगर दिख रहा है कि समेटते हुए जा रहा है। तो 200 भी क्रॉस कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी 2-3 राउंड काउंटिंग के और बचे हुए हैं। एक लाइन था, आपने अभी कहा कि क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो एक ही फैक्टर था, गई ममता, गया गोगोई, गया स्टालिनवाद, देश में सिर्फ चलेगा मोदी जी का भगवा राष्ट्रवाद। ये जो कंटिन्यूअस अपीजमेंट पॉलिटिक्स हमारे देश में, खासकर बॉर्डरिंग स्टेट्स में जो हो रही है, ये एक बहुत बड़ा चिंता का कारण था। अभी आप डायग्राम दिखा रही थी, उस डायग्राम में चिकन नेक दिख रहा है। आपको पता है, बंगाल में ये लोग कहते थे चिकन नेक काट देंगे, यहां पे इतने लोग बसाओ कि चिकन नेक कट जाए, भारत कुछ कर नहीं पाए। बंगाल चुनाव हमारे जीतने हमारे लिए एक इमोशनल चुनौती थी, इसलिए क्योंकि हमारी उत्पत्ति बंगाल से हुई है जनसंघ की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने नींव रखी बंगाल की। पहले चुनाव में भी हम 4 सीट जीते थे वहां से, उसके बाद हम गायब हो गए। इसलिए बंगाल हमारे लिए एक सांस्कृतिक, हमारी मातृत्व में जैसी फीलिंग है बंगाल चुनाव जीत के जी। और ये कोई एक दिन में जीत नहीं आई है। 2011 से हम प्रयासरत हैं। हमारे गृह मंत्री तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे 2014 से, उन्होंने इसकी नींव रखनी शुरू की। लगातार मेहनत, हमारे 600-700 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या, एक बहुत बड़े तपस्या और बलिदान के नींव पे चढ़ के हम बंगाल में यहां तक पहुंचे। जो लगातार मेहनत हुई, लगातार काफी वक्त आपको लगा बंगाल को फतेह करने में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि, जहां आप कमल खिलाना चाहते थे, आज वो दिन आ गया जहां कमल खिल रहा है और अच्छे मैंडेट के साथ खिल रहा है। लेकिन आपने भगवा लहर की बात की अजय आलोक जी, तो ये भगवा लहर पश्चिम बंगाल में दिख रही है, असम में दिख रही है, पुडुचेरी में दिख रही है, लेकिन ये तमिलनाडु में तो नजर नहीं आ रही है, ये केरलम में तो नजर नहीं आ रही है। केरलम में तो आज भी राहुल गांधी की पार्टी ही सरकार बना रही है। डीएमके बेशक पिछड़ गई हो, लेकिन नए फैक्टर, एक्टर विजय उभर कर आ रहे हैं। आपको तो कोई फायदा हो नहीं रहा। अभी राजनीति सिर्फ एक लाइन में नहीं हो जाती है। अभी जब फाइनल फिगर्स आएंगे तब राजनीति बहुत बदलेगी तमिलनाडु की। तमिलनाडु, केरला हमारे रडार पर है। और देखिए, कम्युनिस्ट साफ हुए थे 2011 में, तो बंगाल में हमारे लिए रास्ता खुला। आज डीएमके और एआईडीएमके के साथ हम मिलकर लड़ रहे थे, दोनों के नंबर सिग्निफिकेंटली घटे, तो निश्चित तौर पे हमारा रास्ता तमिलनाडु में भी खुलेगा। अजय जी, ऐसा क्यों ना समझा जाए कि अगर एक अच्छा विकल्प मिलेगा तो रास्ता वो भी अख्तियार किया जा सकता है, जैसे टीवीके के केस में हुआ। अगर एक और विकल्प मिले तो रास्ता वो भी अख्तियार हो सकता है। तो मैंने तो बोला ना कि राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है। राजनीति तो फाइनल रिजल्ट आने के बाद शुरू होगी। अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कौन सा आज ही या कल में सरकार बनने जा रही है, तो प्रोज एंड कॉन्स कैलकुलेट होंगे। ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। विजय जी का क्या मन बनता है, उनका काम है। चलिए, विजय जी को कांग्रेस का भी फोन आ रहा है। बंगाल, असम में लगातार तीसरी बार आए। ये तो सर अब जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद आप लोग आंकलन करेंगे। हालांकि इससे पहले कोशिश हुई थी एक्टर विजय एनडीए के साथ आ जाएं, लेकिन वो कोशिश सफल नहीं हो पाई थी। बंगाल पर लौटू मैं। अजय आलोक जी, आप बता रहे थे कि बंगाल को जीतने में आपको बड़ी टाइम लगा, काफी मुश्किलों का सामना आप लोगों ने किया। इस बार का चुनाव पश्चिम बंगाल का क्यों अलग था? आप लोग क्यों इतने कॉन्फिडेंट थे कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का चक्रव्यूह उस बार आप भेद पाएंगे और सरकार बना पाएंगे? देखिए, 2021 में भी हम बहुत अच्छे पोजीशन में थे, लेकिन हम ये नहीं समझ पाए
कि रिगिंग इस लेवल तक होगी कि काउंटिंग तक में रिगिंग करेंगे, छापेमारी चलेगी, जैसे आपने देखा पाल्टा सीट पे या बाकी सीटों पे। और 21 में निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं में जितना उत्साह था, जनता में उतना रोष नहीं था। 21 से 26 के बीच में गंगा का पानी बहुत मैला हुआ है। आरजी कार हुआ, संदेश खाली हुई, आपके कंटिन्यूस मुस्लिम अपीजमेंट हुआ, बांग्लादेश में हिंदुओं का सरेआम कत्लेआम हुआ, बशीरहाट में मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घर मार करके उनको मारा गया, रामनवमी के प्रोसेशंस रोके गए। लगातार ये सब घटनाएं होते, एक भद्र लोक हो चाहे रूरल बेल्ट हो, एक सेंस ऑफ रिजेंटमेंट जनता में बहुत ज्यादा था। और एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे लोगों ने वह स्वाभाविक विकल्प देखा। एक फीलिंग हो गई थी कि अगर ये आ गई तो हमारा वजूद नहीं बचेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोगों में ये था कि नहीं भाजपा को लाना है, लोगों में था कि टीएमसी को निकालना है। द मैंडेट इज वेरी क्लियर, गेट लॉस्ट टीएमसी। एकदम यही मैंडेट था, गेट लॉस्ट टीएमसी। और नेचुरली भाजपा विकल्प थी। और अगल बगल के राज्यों का इसमें बहुत योगदान है। आप उड़ीसा देखिए, आप आसाम देखिए, आप बिहार देखिए, जो भी बंगाल से सटे हुए राज्य है, त्रिपुरा देखिए, और वहां की डेवलपमेंट पेस देखिए, और वहां के लोगों का रहन सहन देखिए, वहां की सड़कें देखिए, बिजली देखिए। ये जितने बॉर्डरिंग एरियाज में हम जीत रहे हैं इन सब राज्यों में, ये दूसरे राज्यों का इफेक्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का गवर्नेंस क्या होता है। लॉ एंड ऑर्डर देखिए, ये ऐसा नहीं होता है कि कोई टीएमसी का छपरी गुंडा आके यहां पर कुछ भी कर देगा, पुलिस मूक तमाशा देखती रहेगी। और ये बंगाल में भी अब नहीं होगा, आज के बाद से अभी से इफेक्ट दिखने लगा है। ठीक है अजय जी, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है और बहुत बेबाकी से कही कि भाई ठीक है, ये जो चुनाव है कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ बीजेपी को ही वोट देना था, पर ममता को हटाना था, ममता को उखाड़ फेंकना था। बीजेपी को लेकर अगर डबल माइंड हो भी सकते थे तो उन लोगों ने भी वोट किया, और इसीलिए जो टैली है आप देखिए कि यहाँ पर 200 को भी छूती हुई नजर आ रही है। राहुल जी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि भाई ये जो वेव थी ना, तमाम परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, डेमोग्राफी, दिस दैट, सब वहां पर धरे के धरे रह गए, क्योंकि जनता ने तय कर लिया था ममता नहीं आनी चाहिए, बाकी देख लेंगे। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जनता ने ये तय किया कि जो है वो टीएमसी जो है उसका जो काम करने का तरीका है वो सही नहीं है। जनता को वो सही नहीं लगा। खास तौर से हिंदू पॉपुलेशन जो है उसे ये लगा कि ममता बनर्जी जो है बहुत ज़्यादा मुस्लिम अपीजमेंट की तरफ जा रही हैं और वो बहुत ज़्यादा इस तरह के काम कर रही हैं जो कि एक मेजॉरिटी जो लोग हैं उनको पसंद नहीं है। तो इसी कारण से ये हुआ है। और आप ये देखेंगे भी कि ज़्यादातर जो मेजॉरिटी हिंदू एरियाज हैं उसमें बीजेपी को अच्छा खासा और अच्छे मतलब वोटों से, आप एवरेज भी लगाएंगे तो 15-16 हज़ार वोटों से जो है वो ये सीटें जो है बीजेपी जीत रही है। तो ये बिल्कुल साफ है, ये कारण बिल्कुल रहा है। और दूसरा ये भी है कि महिलाओं ने भी कहीं ना कहीं ये समझा कि बीजेपी उनके लिए अच्छा काम कर सकती है, बीजेपी उनको बेहतर जो है विकल्प लगी। और यही कारण है कि जो इस तरह का रिजल्ट है, क्योंकि इस तरह का रिजल्ट तभी आता है जब जनता पूरी तरह से पलटने का सोच लेती है। बिल्कुल, और ये परिवर्तन का मूड ही था। जब हमारे रिपोर्टर्स बात कर रहे थे लोगों से, तब लोगों का मन जानने की कोशिश कर रहे थे, तो परिवर्तन वाली बात उनके मुंह से जरूर निकल रही थी। वो परिवर्तन की बात को कबूल कर रहे थे। अब ये ममता बनर्जी के शासन से उनको परेशानी थी, या जिस तरीके का माहौल या जिस तरीके का नैरेटिव बीजेपी ने खड़ा किया उसका इन्फ्लुएंस था, उसका असर तो खैर इस वक्त हमें पश्चिम बंगाल के नतीजों में दिख रहा है। लेकिन अब इन नतीजों को समीर जी हम नेशनल पर्सपेक्टिव से समझें, अगर हम इसे अब केंद्र की राजनीति के जरिए समझें, तो एक बात तो तय है, बंगाल में अगर हिंदू ये तय कर रहे हैं कि मैंडेट हिंदुओं का रहेगा तो सरकार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, तो इसका असर केंद्र में आप क्या देख रहे हैं? इंडिया अलायंस के नजरिए से आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं इंडिया अलायंस पे आऊँ उसके पहले मैं बंगाल के बारे में कह दूं कि बंगाल के हिंदुओं को ट्रैक पे आने में पूरे 5 दशक लगे। अगर आप देखेंगे तो 33 साल लेफ्ट की सरकार रही है, उसके बाद 15 साल ममता बनर्जी की, 50 साल बाद वहाँ पर भद्र लोग को समझ में आया कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है देर आए दुरुस्त आए, इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, तो उन्हें अब यह फर्क समझ में आएगा ममता बनर्जी के 15 साल पहले लेफ्ट के साल और भारतीय जनता पार्टी के 5 साल। अब अगर इंडिया गठबंधन की अगर बात करो तो मुझे लगता है कि अब तो इंडिया गठबंधन लगभग खत्म हो चुका है। सिर्फ हम नाम में इसको इंडिया गठबंधन कह सकते हैं। नीतीश कुमार आपके पास थे, वो चले गए, केजरीवाल थे, वो चुनाव हार गए, वो इंडिया गठबंधन से बाहर हो चुके हैं। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से बाहर हो चुकी थी। राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं ममता बनर्जी के खिलाफ और ममता बनर्जी चुनाव हार जाती है। स्टालिन चुनाव खुद हार गए, वहाँ पर सत्ता से बाहर हो चुके हैं। अब इंडिया गठबंधन में कोई नहीं बचा है। मुझे लगता है ये इसका नाम देना भी कोई अर्थ नहीं है इसके अंदर। ममता बनर्जी अगर चुनाव जीती तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी एक ताकत के रूप में नजर आती है, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी के चुनाव बुरी तरीके से हार हुई है, अब इंडिया गठबंधन लगभग पूरी तरह से साफ हो गया। अब बस ये देखना है कि झारखंड में हेमंत सोरेन कब तक बने रहते हैं इस गठबंधन में। मुझे लग रहा है कि ये परिणाम देखने के बाद हो सकता है आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन भी एनडीए का दामन थाम ले और एनडीए अंदर आ जाए। अब मुझे लगता है कि 2029 तक प्रधानमंत्री मोदी को कोई चुनौती नहीं। और अब सबसे बड़े जो चुनाव डिफिकल्ट थे
भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से। वो सारे चुनाव अभी 2026 में थे, अब जो भी चुनाव होंगे, सिर्फ पंजाब आप छोड़ दीजिए जहां भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिलती है, बाकी गुजरात होंगे, उत्तराखंड होंगे, उत्तर प्रदेश होंगे, वो सारे भारतीय जनता पार्टी का मजबूत 2024 में समीर जी ऐसे लगा था कि अब बीजेपी का स्लाइड शुरू हो गया है। 240 सीटें आने के बाद पूरा विपक्ष एक तरीके से लामबंद हो गया था और बड़ा उत्साह में था कि 240 सीटें आई हैं, यहां से अब स्लाइड शुरू हो जाएगी बीजेपी की। लेकिन 2024 के बाद अब जिस तरीके से पीक पर है बीजेपी, 17 मुख्यमंत्री अगर बीजेपी के हैं पूरे देश में, तो समझा जा सकता है कि इससे ज्यादा पीक अब क्या आएगा भारतीय जनता पार्टी का। निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव के बाद जब कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पे आ गई और भारतीय जनता पार्टी को अब सरकार चलाने के लिए चंद्रबाबू नायडू की और नीतीश कुमार की जरूरत पड़ रही है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार चलाई है, कहीं नजर नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी गठबंधन की सरकार चला रही है। इतना शानदार प्रदर्शन हो रहा है। उसके बाद से आप महाराष्ट्र के चुनाव हो, हरियाणा के हो, दिल्ली का चुनाव, तमाम राज्यों को देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद एक चुनाव जीतते जा रही है। तो मुझे लगता है कि अब 2029 तक भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती नहीं है और भारतीय जनता पार्टी अभी पीक पे नहीं गई, भारतीय जनता पार्टी जाएगी। अभी पीक और आएगा, अभी बाकी, अभी तो झारखंड का चुनाव जीतेगी, अभी पंजाब का चुनाव जीतेगी। अच्छा। और आने वाले तो आप पंजाब भी जितवा रहे हैं भारतीय जनता निश्चित रूप पार्टी से को? पंजाब भी जीतेगी, झारखंड भी जीतेगी। और आप ये तय मान के चलिए कि फिर अभी तो हिमाचल प्रदेश का चुनाव आना है, वहां कांग्रेस है, फिर विपक्ष कर्नाटका का already चुनाव चलता ही है, है। फिर कर्नाटका का चुनाव है। नहीं विपक्ष के लिए कुछ छोड़ेंगे कि नहीं? अब विपक्ष खुद ही नहीं चाहता लड़ना चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? भारतीय जनता पार्टी तो पूरे तन मन धन से चुनाव लड़ती है। क्या राहुल गांधी ने आसाम में वैसा चुनाव लड़ा? क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ा? क्या राहुल गांधी किसी राज्य में जाकर चुनाव प्रचार करके रात को वहां पर रुकते हैं? किस राज्य में राहुल गांधी ने लगा कि केरल में बहुत प्रचार किया हो, खून पसीना बहाया हो, बंगाल में दिन रात एक किया हो? किस चुनाव में राहुल गांधी करते हैं या प्रियंका गांधी करती? जब आप खुद ही चुनाव नहीं लड़ोगे, आप अमित शाह से सीखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से सीखिए, दिन रात फील्ड के अंदर काम करते हैं। देश का गृहमंत्री अगर यह कहता है कि 15 दिन में बंगाल के अंदर रहने वाला हूं, रात की 2 बजे तक वो काम करते हैं और सुबह 6 बजे बैठक लेना शुरू करते हैं, तो राहुल गांधी को सीखना चाहिए कि भारतीय आज जनता का पार्टी है कैसे नतीजे चुनाव वाले लड़ती दिन है। भी है नहीं फिलहाल, मतलब है ना। तो क्लैरिटी के साथ आप चुनाव लड़ेंगे, कंफ्यूजन के साथ लड़ेंगे कि आप किसके दोस्त हैं किसके नहीं, यानी कि जब स्टेट में आते हैं तो एकदम अलग अलग हो जाते हैं और इतने एग्रेसिव बयान दे देते हैं, तो ये कंफ्यूजन जो है जनता को कितना रास आएगा। लेकिन एक अलार्मिंग फिगर एक और भी है जिसे नेशनल पर्सपेक्टिव में खासतौर से छत्रपों के लिए देखना बहुत जरूरी है। मुस्लिम वोट, जब बीजेपी इस तरह से पोलराइज्ड एक इलेक्शन बढ़ता है, बीजेपी इतनी एग्रेसिवली किसी स्टेट में आगे बढ़ती है, तो कहा जाता है कि भाई मुस्लिम वोट जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है। लेकिन करण, अगर हम इसी बात को आपके पास लेकर आए कि ये कितना अलार्मिंग सिचुएशन है छत्रपुर के लिए, खासतौर से पहले अखिलेश यादव की बात कर लें, फिर बाकी स्टेट्स की बात करें नेशनल पर्सपेक्टिव में, कि मुस्लिम्स ने भी कह दिया है कि भाई आप बीजेपी का हवा बना के डरा के आप कुछ भी नहीं सर्व कर सकते हमें, अगर आप डिलीवरेबल्स नहीं देंगे तो हम ऑप्शंस तलाशेंगे, क्योंकि 42% मुस्लिम डोमिनेटिंग सीट्स में 42% पे बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। वहां पे मुस्लिम वोट 1-2 नहीं बल्कि 4 फ्रेगमेंट्स में भी कई जगह बटा है। देखिए पिनाज जी, एक बात समझनी होगी हमें। मैं अगर वेस्ट बंगाल की बात करूं, मुस्लिम्स के लिविंग स्टैंडर्ड्स वन ऑफ द पुअरेस्ट हैं। गुजरात के मुस्लिम से, जहां ये लोग गुजरात में जिसको ये लोग हिंदुत्व लेबोरेटरी कहते हैं, वहां का मुस्लिम मच बेहतर स्थिति में है पर कैपिटा इनकम वाइज और हर एस्पेक्ट वाइज दैन बंगाल के मुस्लिम। तो अब मुस्लिम भी पूछ रहे हैं बात को कि भाई हमें आप इसी तरह यूज करते रहोगे वोट बैंक की तरह, या हमें कुछ दोगे भी आप? आज आप जो भी कहें, चाहे आवास योजना हो, चाहे और प्रधानमंत्री जी की जितनी भी योजना, उज्ज्वला योजना हो, कृषि सम्मान निधि योजना हो, इन सब में मुसलमान बहुत बड़े लाभार्थी रहे। तो ये बात, अब ये क्वेश्चन उठने लग गया है। पर मैं एक बात जरूर कहूंगा, यहाँ पे सब यहाँ पर जो बात कह रहे हैं कि भाई अब भाजपा पीक करती जा रही है, एक दूसरी थॉट में देता हूं आपको। 2028 तक, यानी 29 से जस्ट पहले, जब असेंबली चुनाव होने होंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब के, तब एंटी इनकम्बेंसी भी आ सकती है अगर इन्होंने नहीं डिलीवर किया हो। तो जब पावर आती है तो उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। ओडिशा में भी तब एंटी इनकम्बेंसी की प्रश्न चल रहा होगा, बिहार में भी, वेस्ट बंगाल में भी, तो उनके पास कुछ कहने को नहीं होगा। और फिर आपके पास एक विपरीत नहीं है, अब आप ही आप हो हर जगह। मुश्किल से एक हिमाचल और तेलंगाना और कर्नाटका में गिना सकते हो, बाकी हर जगह 29 से जस्ट पहले आपका भी एक बहुत तगड़ी परीक्षा चल रही है। यानी एक्सक्यूजेस खत्म हो जाएंगे कि डबल इंजन की बिल्कुल, सरकार नहीं है, बिल्कुल। स्टेट हमें तो करने नहीं देती। आपको अब याद है पूरा बॉर्डर जो है 2024 फेंसिंग करनी ही पड़ेगी, 2024 के लोकसभा से पहले लोग क्या कह रहे थे? इनविंसिबल है बीजेपी, 400 पार की बातें चल रही थी। तो कहीं उस झाले में फिर से ना आए, संभल के चले, क्योंकि 28 में बहुत सारी जगहों पे आपको खूब परीक्षा देनी होगी। आपने अलार्मिंग सिचुएशन का जिक्र किया है, तो अजय आलोक जी आप आ जाएं चर्चा में। कभी कभी विपक्ष का ना होना भी आपके लिए मुश्किलों भरा हो सकता है, जिसका जिक्र भी करण जी यहाँ कर रहे हैं।
नहीं नहीं, करण जी भी जानते हैं कि बीजेपी की सरकार जहां जहां रही है वो रिपीट इसलिए होती है क्योंकि हम डिलीवरी और गुड गवर्नेंस में विश्वास रखते हैं। बिहार में लगातार 5वीं बार सरकार में हम हैं, यूपी में लगातार, यूपी जैसे स्टेट में हम दूसरी बार सरकार में पूर्ण बहुमत से हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश सब हमने रिपीट किया, गोवा रिपीट किया, अभी असम में तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ डिलीवरी। अगर लोगों को डिलीवरी नहीं मिलेगी, अगर सड़क नहीं मिलेगी, अगर बिजली नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगी, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर नहीं रहेगा तो हमको क्यों रखेगी भाई? हमें भगाएगी बिल्कुल, सच्चा, इसमें कोई शक ही नहीं है। हमारा परफॉर्मेंस का लेवल डिफरेंट है और पीक, और राजनीति में पीक डिप अपने हरकतों से होता है। अगर आप काम करिएगा, जिस काम के लिए जनता ने आपको चुना है वो काम करते रहिएगा तो जनता का विश्वास आप में रहेगा। काम नहीं कीजिएगा, प्रिंस ऑफ इटली रहिएगा, चुनाव लड़ना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाना नहीं है, कभी ओमान, कभी इंग्लैंड, कभी मलेशिया, कहीं कहीं घूमना है, तो फिर कहां से ऐसे चुनाव होता है? अभी आप लोग नेशनल प्रोस्पेक्टिव की बात कर रहे थे, बिल्कुल सही कहा कि इंडी नाम का चिड़िया अब कुछ बची नहीं। और इसके सबसे बड़े कारण ये है कि मिस्टर राहुल गांधी जी भस्मासुर की तरह हैं, जिसके साथ रहेंगे उसको भस्म कर देंगे। लगातार लाइन से देख लीजिए, जो जो अलाइज हैं साफ साफ होते चले गए, चाहे शरद पवार हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे बिहार में आरजेडी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे स्टालिन अभी हो, डीएमके स्टालिन हो, जहां जहां रहेंगे, जहां पड़े संतन के पांव वहीं वहां बंटा लेकिन धार। अजय आलोक तो जी, बंगाल कांग्रेस में के तो पांव, उलट राहुल है। गांधी जी के पांव सीटों जहां के पड़ेंगे आंकड़े वहां अगर बंटा आप धार देख होना लीजिए तय तो कई जगहों पर कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारकर आपका ही भला किया है। वोटर्स वही बट कहने गए, जा रहा नहीं, राहुल गांधी तो इनका भला भाई, हमेशा करते वोटर्स हैं। कट गए तो आपका भला हो अरे, गया। नहीं, मैं आलोक जी, अजय आलोक जी, एक बात मेरा मैं आपको बता रहा हूं प्राची जी, अगर राहुल गांधी जी अलायंस कर लेते, हाँ, राहुल गांधी जी अलायंस कर लेते ममता जी के साथ ना, तो हमारी सीटें भी 225 होती। वो तो ममता उनको अछूत मानती है, उनको नहीं, साथ में रखने को तैयार ही नहीं है। अजय आलोक वो जी, अलग लेवल है। अजय आलोक जी, एक छोटी सी सविनय निवेदन है मेरा आपसे। देखिए भाई, राहुल गांधी के बारे में बुरा मत कहा करिए भाई, उनको भस्मासुर कहना और ये सब मत कहिए, उनको अभी आप रखिए भाई। 29 के चुनाव में भी वो आप ही के काम आते हैं। तो अगर मोदी जी बनाम राहुल गांधी हो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। इसलिए राहुल गांधी भाई स्वस्थ रहें, शक्तिशाली रहें, इससे अच्छी चीज आपके लिए नहीं है सर। तो आप ये मत दीजिए आइडियाज कि भाई वो जहां जाते हैं खत्म कर देते हैं। अरे वो हम कौन, आपका फलाई करके जाते हैं, इसलिए अच्छी चीज है वो, फले फूले, इससे अच्छी बात चलिए क्या जरा हो तस्वीरें सकती भी है। दिखा दूं अपने दर्शकों को कि किस तरह से भी आप तस्वीरें देख रहे थे। तो बीजेपी के यहाँ दिल्ली करण मुख्यालय जी, में इंतजार हो रहा है हम लोग- प्रधानमंत्री मोदी का, जो अब से कुछ ही देर में वहां आ पहुंचने रहे हैं वाले अजय जी हैं। आपके पास। जी जी, वो जरा तस्वीरें दिखा दूं कि किस तरह से वहां आज बड़ा दिन है बीजेपी के लिए, बीजेपी के हर कार्यकर्ता के लिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जमीन पर आखिरकार बीजेपी इतने लंबे वक्त के बाद सत्ता में आई है, एक लंबी लड़ाई लड़ी है। अगर आप देखिए 1952 में शुरुआत में 9 सीटों के बाद फिर जिस तरह से डिक्लाइन होता गया, शून्य पर आप रहे, उसके बाद धीरे 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 अपना ग्राफ बनाया और आज आप देखिए किस तरह की थंपिंग मेजॉरिटी के साथ 200 का आंकड़ा यहाँ पर अब फिलहाल ट्रेंड्स में बीजेपी जो है शाम होते होते छूती हुई नजर आ रही है। तो मैजिक फिगर से कहीं ज्यादा तो ये जीत बड़ी है, ये जीत खास है, ये जीत कई दशकों के इंतजार के बाद आई है। और अपने फाउंडर मेंबर के अगर वहां उनकी जमीन पर अगर आप कमल खिलाने में, उस आइडियोलॉजी को अपने पक्ष में करके लाने में आप कामयाब होते हैं तो इस जीत के मायने भी अलग हो जाते हैं। तो नेशनल पर्सपेक्टिव में इस जीत के क्या असर होंगे वो तो ठीक है, लेकिन बीजेपी के अपने इंटरनल ग्राफ की अगर हम बात करें, खुद के लिए अगर हम बात करें, तो अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की ये जो जोड़ी है, समीर जी, किस तरह से अगर हम 2014 से देखें और आज हम 2026 में बैठे, एक 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 करते हुए जितने भी आप उन पे सवाल उठाएं कि भाई आप वहाँ से नेता ले आते हैं, उस पार्टी से ले आते हैं, भाई आना चाहता है तभी तो लेकर आते हैं ना, वहाँ का नाराज होगा तभी लेकर आते हैं, करते 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 अब आप देखिए देश का पूरा मैप भगवा होता चला गया है। सिर्फ साउथ के स्टेट्स को छोड़ दें तो सब भगवा हो रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को आप सिर्फ 2014 से मत देखिए, आप उनकी जोड़ी को गुजरात से देखिए। तो गुजरात से लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अमित शाह जी उनके साथ थे, लगातार गुजरात में जिस तरीके से संगठन को मजबूत किया, और 2014 में आने के बाद जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, तो जिस तरीके से संगठन को मजबूत करने का काम अमित शाह जी ने किया, पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया, नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत किया, और जहां पर कोई भारतीय जनता पार्टी को पूछता नहीं था, चाहे वो त्रिपुरा हो, बाकी मणिपुर हो, मेघालय हो, नागालैंड हो, वहां भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया, सरकार बनाई, पूरे नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, और ऐसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत था। मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, अमित शाह की संगठन स्किल, इन दोनों ने मिलकर, और जिस तरीके से राजनीति करते हैं, 24 घंटे राजनीति करते हैं, पार्टी को साथ में लेकर चलते हैं। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो राइज हुआ है देश की राजनीति के अंदर, वो मतलब कल्पना से परे है। और अभी भी मुझे लगता है कि थकते नहीं है, कभी रुकते नहीं है, कभी ये नहीं कहते कि अब बस बहुत हो गया, बंगाल जीत लिया तो बहुत हो गया। मुझे लग रहा है कल
बैठक होगी, मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा, उसके ही अगले दिन से मुझे लगता है फिर ही अगले किसी चुनाव की तैयारी में लग जाएंगे। फिर वो उत्तर प्रदेश का तो चुनाव सर हो, आज ही गुजरात का हो, प्रधानमंत्री जब या किसी आएंगे तरीके से हो। बीजेपी मुख्यालय पर तो वो आगे की जीत का मंत्र भी देते हैं, बिल्कुल। आगे का रास्ता भी प्रशस्त करते हैं। और जो तस्वीर हम देख रहे हैं दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय से, वो गमछा जो लहराया था बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री ने, वो आइकॉनिक बन गया है। आज भी जो कार्यकर्ता हैं उसी तरीके से गमछा लहरा रहे हैं, उसी तरीके से खुशी का इजहार कर रहे हैं, उत्साह में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए गमछा लहराया जा रहा है और बीजेपी कितनी मजबूत हो रही है या बीजेपी के लिए जीत कितनी बड़ी है, इसी से समझा जा सकता है। तो थोड़ी ही देर का वक्त है, लगभग आधे घंटे का वक्त तक बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के मुख्यालय पहुंचेंगे और यहां से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। लेकिन अभी जो चर्चा राहुल गांधी पर चल रही थी, राहुल जी इस चर्चा को आगे ले जा रही हूँ। अजय आलोक जी बेशक राहुल गांधी के लिए जो कह रहे थे सो कह रहे थे, लेकिन ये बात तो ठीक है ना कि राहुल गांधी समय समय पर स्टार कैंपेनर के तौर पर बीजेपी के लिए ही काम कर देते हैं। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में वो बीजेपी के लिए ही कुछ वोटों का इंतजाम कर देते हैं चुनावों में। देखिए राहुल गांधी, मैं मानता हूं, पहले से भी कहता रहा हूं कि वो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन की तरह दिखाई देते हैं, तो ये उनकी छवि के लिए भी अच्छा नहीं है। उनको और मेहनत करनी चाहिए, उनको भी जैसे बीजेपी के लोग मेहनत करते हैं अपने चुनाव में वैसे ही मेहनत करनी चाहिए। लेकिन बहुत सारी बातें और अजय आलोक कह रहे थे, शायद मैं उससे कहीं सहमत नहीं हूँ। आप फिर हिमाचल में क्यों नहीं हर बार जीत जाते? यानी आप सरकार जब आती है गलत काम करते हैं, खराब काम करते हैं। कर्नाटक में क्यों आप हार गए थे? क्यों गलत काम कर रहे थे क्या वहाँ पे? मध्य प्रदेश में क्यों हार गए थे? राजस्थान में क्यों हार गए थे? तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए बहुत सारे फैक्टर्स इकट्ठे होते हैं तब आप जीत की ओर अग्रसर होते हैं। ये बात मैं वैसे भी कहता हूँ कि बीजेपी जब एक सत्ता में आती है तो वो प्रोग्रेसिव एक जो है छवि उसकी वो हमेशा दिखाई देती है। वो जो है विकास के काम करती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करती है। ये काम हमेशा बीजेपी ने किया है। अगर यही देखिए सिर्फ एक क्राइटेरिया होता कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, तो मुझे लगता है वाजपेयी सरकार नहीं हारी होती। बिल्कुल। तो फिर वो बहुत अच्छा काम कर रही थी उस वक्त, लेकिन हार गए थे 2004। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं चुनाव में काम करते हैं, वो चाहे हिंदू मुस्लिम का फैक्टर होता हो, चाहे वो जातियों का फैक्टर होता हो, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा का फैक्टर होता हो, चाहे वो मुफ्त की जो स्कीमें मिलती हैं, जो रिश्वत दी जाती है, मैं तो उसे रिश्वत ही बोलता हूँ, जो रिश्वत दी जाती है वेरियस पार्टीज़ की तरफ से, वो भी बहुत ज़्यादा काम करता है। अब ये रिश्वत शब्द अजय आलोक जी आपको सुनकर कैसा लग रहा है? राहुल महाजन जी कह रहे हैं कि भाई चुनाव सिर्फ काम के दम पर जीता जाए, ऐसा तो नहीं है। कई उदाहरण है जहां आपकी सरकार भी रिपीट नहीं कर पाई है। देखिए हमारी सरकार जहां पे रिपीट नहीं हुई, मध्य प्रदेश में रिपीट अगर नहीं हुए तो मध्य प्रदेश में हमारा वोटिंग परसेंटेज ज्यादा था। जहां भी हम कभी हारे हैं, हिमाचल ही हम हारे हैं, तो हिमाचल में हारने के कारण थे, बिल्कुल स्पष्ट कारण थे। वहां कोई पोलराइजेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सारा हिंदू पॉपुलेशन है। हम हारे, हमने परफॉर्म नहीं किया होगा, हम इसलिए हारे। कर्नाटक हम हारे, अपीजमेंट भी था, पोलराइजेशन भी था, प्लस हमारी परफॉर्मेंस लोगों को अच्छी नहीं लगी। अपनी गलतियों को एडमिट करने से कोई छोटा नहीं होता। हमारी सबसे बड़ी खूबी हमारी ये है कि हम अपनी कमियों को पहचानते हैं, उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। अब जहां तक ना करण जी जो कह रहे थे राहुल गांधी के बारे में कि मत बोलिए, भाई हम कौन होते हैं कि हम हमारे चाहने से राहुल गांधी जी हट जाएंगे या हमारे चाहने से रहेंगे? अरे जब तक मम्मा है, जब तक है बहना है, तब तक रहेंगे। तो जितना दिन को किस्मत लेके आए, उनकी किस्मत मैं छोड़ी ना छीन लूंगा। अब आप ऐसे देखिए तो राहुल गांधी जी अब 5 बार के सांसद हो गए, मामूली बात है। भले किसी भी टर्म में 50% अटेंडेंस नहीं रहा हो संसद में, वो अलग बात है, लेकिन 5 बार के सांसद तो है ही ना भाई। तो वो सब अपने अपने क्राइटेरिया, अपनी अपनी किस्मत लेके आते हैं लोग राजनीति में। चलिए इंडिया अलायंस की यहाँ से किस्मत कहाँ जा रही है, ममता दीदी की किस्मत कहाँ जा रही है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अजय आलोक जी, बहुत देर से इस पर बात नहीं हुई, बीजेपी तो कहाँ जा रही है सब देख रहे हैं, बहुत ही फल फूल रही है, पूरा देश इस वक्त भगवा में हो रहा है अगर साउथ को छोड़ दें। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ से इंडिया अलायंस की, राजकुमार जी, यहाँ से ममता दीदी की राजनीति क्या? क्योंकि कहा जा रहा था कि दीदी के लिए करो या मरो का चुनाव है, क्योंकि बंगाल जब एक बार आपको सीट पे बैठाता है, वहां का जो पॉलिटिक्स का मिजाज है वो काफी, जैसे कहते हैं, एग्रेसिव भरा है। तो वहां पर टीएमसी कहां रहेगी, कितनी बचेगी? दीदी की का वजूद जो दिल्ली की पॉलिटिक्स में देखा जा रहा था कि भाई इब्की बार अगर जीतेंगी तो दीदी दिल्ली आ जाएंगी, बाई को वहां पर बैठा देंगी, तो दिल्ली में उनका कद बढ़ जाएगा। इंडिया अलायंस के लिए दीदी एक बहुत बड़ा चेहरा थी नीतीश के जाने के बाद, तो वो भी खत्म हो गया अब उनके पास से। देखिए बंगाल की अगर बात कर लें, बंगाल की ही हम लोग बात कर रहे हैं, तो बंगाल की जनता का पेशेंस तो है वो 2 मामलों में कि 20 साल लगातार कांग्रेस ने रूल किया, उसके बाद फिर 5 साल किया, 25 साल कांग्रेस को दिए, 34 साल लेफ्ट को दिए और 15 साल ममता को दिए, और फुल मेजोरिटी के साथ दिए। कोई डगमग वाली सरकार नहीं थी। तो जनता मौका पूरा देती है, और जब उसका मन बदलता है
तो दूसरे को भी मौका पूरा देती है। ठीक है। दूसरी बात, ममता बनर्जी क्यों हारी? हमने बीजेपी के नहीं प्लस सर, अब पॉइंट्स यहाँ की से बहुत- बात ये है कि यहाँ से कहाँ जाएंगी? अब दिल्ली में तो वो कद रहेगा नहीं, जाहिर सी बात है। इंडिया अलायंस खुद ही नहीं बचा है, उसमें कोई जीतने वाला नहीं बचा है, तो दिल्ली में कोई कद नहीं रहेगा। आप कह रहे हैं कि जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं और लंबे वक्त के लिए देते हैं, तो भाई ममता दीदी का खुद का वजूद, टीएमसी का, दिल्ली की राजनीति का, उसको अगर थोड़ा एनालाइज कर सके हमारे लिए। नहीं, देखिए, ममता बनर्जी सरकार से जा रही हैं, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। सीटें 100 टच होंगी, उसके नीचे रहेंगी, ये थोड़ा देखने वाली बात है। लेकिन अगर उनकी सीटें 80 भी रहती हैं, 85 भी रहती हैं, तो ये मान लेना कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की राजनीति में समाप्त हो जाएगी या ममता बनर्जी की राजनीति समाप्त हो जाएगी, मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी हो। ठीक है। दूसरी बात, ममता बनर्जी कोई पद से बनी हुई नेता नहीं है। ममता बनर्जी अपने संघर्ष से, सड़क से खड़ी होकर बनी हुई नेता है। उनके पीछे कोई परिवार की विरासत नहीं थी, कोई पार्टी की विरासत नहीं थी। 1998 में नई पार्टी बनाती हैं, अगले चुनाव में 29% वोट हासिल करती हैं और 2011 में 34 साल पुरानी लेफ्ट की सरकार को, जिसने एक ऐसा कार्डर बेस और बड़ा व्यवस्थित सिस्टम भी बना लिया था, उसको उखाड़ फेंकती है। तो ममता बनर्जी की राजनीति खत्म हो जाएगी इस चुनावी के हार के बाद, मैं नहीं मानता। ठीक है।